बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक मॉडल में आज हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल एड्रेस कर रहा था उन तमाम चैलेंजेस को जो कि फ़ेस करना पड़े रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, और जिनमें एक की फेलियर जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का था वो ये कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब ये कैसे फेल हुआ? इसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जब रिवॉल्व कर रहा है तो मैक्सवेल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन से रिवॉल्व करे, मूव करे, तो इट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ करना चाहिए, और एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हुए द इलेक्ट्रॉन शुड जंप इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इट मीन्स कि ये एक फेलियर था, और इस फेलियर को एड्रेस किया नील हेनरिक डेविड बोहर ने 1913 में बाय प्रोपोजिंग इट्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल का नाम देते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के 4 इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट्स हैं, जिसमें अगर हम इसके फर्स्ट पास्टुलेट की बात करें तो ये फर्स्ट पास्टुलेट एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी जो मेजर फेलियर था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, ये उसको एड्रेस कर रहा था बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है विद एक्सेलरेटेड मोशन, और रिवॉल्व करते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। दैट मीन्स कि वाइल रिवॉल्विंग और ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी वाले एक पाथ, एक स्पेस में मूव कर रहा है, और इस पूरी मूवमेंट में वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर रहा। तो वो जो फिक्स्ड एनर्जी वाला पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस फिक्स्ड एनर्जी वाले पाथ को हम नाम देते हैं ऑर्बिट या शेल। इस ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है n से, और जो वैल्यू ऑफ n है ये डिसाइड कर रही है साइज ऑफ एटम। इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है दैट मीन्स हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 मीन्स ये सेकंड शेल है, एंड व्हेन n इज इक्वल टू 3 तो ये थर्ड शेल, एंड सो ऑन। तो अगर हम इनको यहाँ पे ड्रॉ करें तो हम इनको यूँ ड्रॉ कर सकते हैं, सेकंड शेल देन थर्ड शेल। इसके लिए जो ये है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अभी हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये n1 है, ये n2 है, और ये n3 है। इन n1, n2 और n3 को हम लेबल कर सकते हैं k, l एंड m शेल एंड सो ऑन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स इन k, l एंड m इन शेल्स में ही रिवॉल्व करेगा। इन शेल्स के दरमियान ये जो स्पेस है, दिस स्पेस, इलेक्ट्रॉन कभी भी इस स्पेस के दरमियान जो है वो नहीं हो सकता, यानी उसकी जो मूवमेंट है या जो वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इन दो शेल्स के दरमियान वाली जो स्पेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। बोहर ने यहाँ पे एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला जो है वो डिवाइस किया, दैट इज़ 2n²। इसके अकॉर्डिंग व्हेन n इज इक्वल टू 1, अगर हम पहले शेल की बात करें तो पहले शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं दे आर 2। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में 8, देन n इज इक्वल टू 3 तो इसमें 18, एंड n इज इक्वल टू 4, ऑल टुगेदर 32।
2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्थ शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। ये था बोहर का एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट जो कि एक्सप्लेन कर रहा था स्टेबिलिटी ऑफ एटम कि वो एक फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता। तो बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक जनरल जो बोहर का कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें और हम कहते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पे रेडियस की बात करेंगे कि जिस ऑर्बिट में जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस क्या है। तो यहाँ पे बोहर ने रेडियस की कैलकुलेशन का जो है वो फार्मूला डिवाइस किया और वो हम डायरेक्ट उस फार्मूला को लिखते हैं, रेडियस r इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वेयर ओवर z। इस रिलेशन में ये जो n है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल है, और z क्या है, z रिप्रेजेंट करता है उसके एटॉमिक नंबर को। और इसका ये जो यूनिट हम यूज़ करेंगे रेडियस के लिए दैट इज़ एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो सेकंड जो पोस्टुलेट है इसको यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो इस रिलेशन को यूज़ करके अगर हम फर्स्ट शेल का जो है वो रेडियस कैलकुलेट करें तो रेडियस हमारे पास आता है r इज़ इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि n स्क्वेयर जो है वो फर्स्ट शेल है तो वैल्यू ऑफ n वुड बी 1 और z, और ये सारी कैलकुलेशन हम हाइड्रोजन के लिए करें तो z इज़ इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। और जो r2 होगा यानी सेकंड शेल का जो रेडियस बनता है दैट इज़ 2.11 एंगस्ट्रॉम। तो इससे हम ये बात डिराइव कर सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर, यानी अगर वो पहले शेल में है तो वो 0.53 एंगस्ट्रॉम से के डिस्टेंस के साथ जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा, और अगर वो सेकंड शेल में है तो सेकंड शेल जो है वो उसका जो रेडियस है दैट इज़ 2.11 एंगस्ट्रॉम, यानी वो इतना अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस। सिमिलरली बोहर ने एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी जो है वो डिवाइस किया, और वो फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2.186 10⁻⁶ z/n, जहाँ पे z जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस फार्मूला को यूज़ करके अगर हम वैल्यू पुट करें फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द फर्स्ट शेल इज 2.186 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम ये बात जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वो फिक्स वेलोसिटी और एक फिक्स डिस्टेंस, फिक्स फासले के ऊपर जो है वो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो पहले दो पोस्टुलेट से हमें ये बात पता चली कि एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो ऑर्बिट कर रहा है और वो फिक्स्ड वेलोसिटी या फिक्स्ड स्पीड के साथ जो है वो मूव करेगा। तो जो थर्ड पोस्टुलेट है बोहर के एटॉमिक मॉडल का, वो ये कह रहा है कि अगर वो फिक्स्ड पाथ और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो व्हाट अबाउट एनर्जी, उसकी एनर्जी के बारे में हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी कैसी होगी। तो यहाँ पे बोहर ने एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड करने के लिए जो है वो फार्मूला जो है वो दिया, और इसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ई टोटल जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर दोनों को ऐड कर लें तो वी विल गेट दी टोटल एनर्जी। और इसका जो फार्मूला है, फार्मूला जो बोहर ने प्रपोज किया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने का, दैट इज़ ई टी इज इक्वल टू
13.6, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, इंटू z² ओवर n स्क्वेयर। अब इस रिलेशन में जो z है दैट इज़ अगेन रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिक नंबर, और n² जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फार्मूला को यूज़ करके अगर हम फर्स्ट शेल की जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करें तो फॉर द फर्स्ट शेल एनर्जी इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड शेल के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इसी फार्मूला को यूज़ करके अगर आप थर्ड शेल की एनर्जी कैलकुलेट करें तो दैट इज़ -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फोर्थ शेल के लिए अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करें तो दैट इज़ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर आप फिफ्थ शेल के लिए एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करें तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस थर्ड पास्टुलेट से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो ये कि देखें, जब इलेक्ट्रॉन एक फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सेकंड शेल में अगर कर रहा है तो -3.4, यानी जैसे जैसे वो हायर शेल्स की तरफ जा रहा है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन एक फ़िक्स्ड एनर्जी के साथ ही रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक जो है वो हम तीन बातें जो फिक्स्ड हैं, जो क्वांटाइज्ड हैं, जिसकी बेस पे हम जो है वो एटॉमिक मॉडल, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसको हम क्वांटाइज्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और वो क्या क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड वेलोसिटी के साथ जो है वो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड एनर्जी के साथ जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है इन दी ऑर्बिट्स। अब हम बात करते हैं बोहर के फोर्थ पास्टुलेट ऑफ एटॉमिक मॉडल। इस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी। इस पास्टुलेट को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले हम लाइट के बिहेवियर को जो है वो डिस्कस करते हैं कि जब एक लाइट एक पॉइंट सोर्स से फॉल कर रही है किसी प्रिज्म के ऊपर, वाइट लाइट, तो जब वो प्रिज्म से पास हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कलर्स। वाइट लाइट अपने कलर्स में स्प्लिट हो गई और इसने किया क्या, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाया। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में मॉडिफिकेशन करें और वो मॉडिफिकेशन इस तरह की हो कि हम लाइट सोर्स से जब लाइट फॉल करवा रहे हैं प्रिज्म के ऊपर, तो दरमियान में हम क्या कर लें, एक गैस प्लेस कर दें और लाइट्स जो है वो उस गैस से पास होने के बाद फॉल करे प्रिज्म के ऊपर। तो जब ये काम किया गया और जब ऑब्ज़र्व किया गया तो पता ये चला कि गैस से पास होने के बाद जब लाइट प्रिज्म से पास हुई तो उसने एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिया बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें अचीव हुआ, लाइंस की शक्ल में जो है वो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ। और अगर हमने जो है वो यहाँ पे हम फिल करें इस गैस में, यानी हाइड्रोजन गैस को फिल करें, तो हाइड्रोजन गैस फिल करने पे जब इसको पास किया गया प्रिज्म से तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट कलर में जो है वो स्प्लिट हुई। तो जो पहले नॉर्मल वाइट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर्स में स्प्लिट हुई और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दिया, लेकिन अब वो गैस से पास होने के बाद जब प्रिज्म से पास हुई तो उसने सिर्फ 4 कलर्स दिए। तो ये इस चीज़ की तरफ डायरेक्ट कर रहा था कि एक सम अमाउंट ऑफ द वेवलेंथ हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड बाय दिस गैस। इस गैस ने क्या कर लिया, उन कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्वेश्चन ये रेज हो रहा था कि गैस के एटम में कौन सा ऐसा पार्टिकल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब किया। तो ये वो पार्टिकल था जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और बोहर का फोर्थ पास्टुलेट यही एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज भी करता है। तो अगर हम इसकी जो है वो मॉडल बना के एक्सप्लेनेशन करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो आप क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाए, यानी
सेकंड शेल में चला जाए। तो इसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो बोहर ने इस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन किया? बोहर के थर्ड पोस्टुलेट से हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन उन फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और एक एटम में जो है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन उस शेल में नहीं रहेगा बल्कि जंप करके हायर ऑर्बिट में या हायर शेल में चला जाएगा। और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड शेल की अगर हम एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है तो उसकी एनर्जी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस 13.6 से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाने के लिए, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, हम दूसरे अल्फाज में इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अगर वो पहले शेल में लाई कर रहा है, तो क्या करेगा, इट विल डायरेक्टली जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। क्योंकि अगर आप जो है वो इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को ऐड करें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यू विल गेट दिस 3.14, यानी इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फिर वो फर्स्ट शेल में नहीं रहेगा बल्कि वो सेकंड शेल में चला जाएगा। तो ये है एक क्वांटाइज्ड प्रोसेस कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद ही वो एक हायर एनर्जी स्टेट में मूव करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे होती है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी ऑर्बिट पे जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। तो वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने वापस डी एक्साइट होना होता है, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को रिलीज़ करना होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो ये एनर्जी फोटोन की शक्ल में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में जो है वो एनर्जी को एमिट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें रेज होता है वो ये कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहे हैं, एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिला, सिर्फ ये रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट ये जो है वो कलर्स क्यों नज़र आए? जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करके जा रहा है, यानी यहाँ से फर्स्ट N1 से N2 में जा रहा है, तो इट हैज़ टू एब्जॉर्ब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर यहाँ से यहाँ पे चला गया तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन ने N2 से वापस N1 पे आना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ करे N2 से N1 पे आए, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। यानी N2 से N1 पे आते हुए अगेन ये इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन एनर्जी है, यानी जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन E2 यानी जो हायर एनर्जी स्टेट है N2 और N1, इन दो ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इस एनर्जी को जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लैम्डा में, यानी उसको वेव लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लैम्डा इज इक्वल टू hc/डेल्टा E, जिसमें h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज़ द वेलोसिटी एंड डेल्टा E इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। तो अगर आप जो है वो इन दो के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी वैल्यू को यूज़ करके अगर आप इसको कन्वर्ट करें लैम्डा में, तो दैट बिकम्स 122 नैनोमीटर। अब ये जो 122 नैनोमीटर है ये किस रीजन में लाई कर रहा है? तो चूँकि
ये जो वेवलेंथ है दैट इज़ 122 नैनोमीटर, तो ये बिलो विजिबल रीजन से जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एमिट होने वाली रेडिएशंस यूवी रीजन में जो है वो एमिट होंगी, और उनको हम जो है वो डिटेक्ट या विजिबल रीजन में हम उनको नहीं देख सकते, उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन अगर N3 से N2 पे आ रहा है तो इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है दैट एनर्जी डिफरेंस इज़ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर आप इस एनर्जी डिफरेंस को कन्वर्ट करें लैम्डा में तो दैट इज़ 654 नैनोमीटर। और ये जो 654 नैनोमीटर है ये विजिबल रीजन की जो है वो फोटोन है, और इसमें हमें जो है वो रेड कलर में या रेड कलर की रेडिएशन हमें एमिशन में नज़र आएगी। देन अगर एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से सेकंड शेल में जंप करके आ रहा है तो जो एनर्जी रिलीज़ करे उस एनर्जी को अगर आप कन्वर्ट करें लैम्डा में तो दैट गोज़ 488 नैनोमीटर, और ये भी विजिबल रीजन की जो है वो वेवलेंथ है, और हमें ये ग्रीनिश ब्लू कलर की जो है वो लाइट नज़र आएगी। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आए तो इससे हमें जो एनर्जी डिफरेंस वाली वो जो रेडिएशन ऑब्ज़र्व होगी उसको अगर हम वेवलेंथ या नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो दैट गोज़ 435 नैनोमीटर, और ये 435 नैनोमीटर वाली जो है ये डीप ब्लू कलर की रेडिएशन हमें ऑब्ज़र्व होगी। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिक्स्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तो रिलीज़ होने वाली जो रेडिएशन उनका जो एनर्जी डिफरेंस है उसको अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं लैम्डा में तो दैट गोज़ 412 नैनोमीटर, और ये 412 नैनोमीटर वाली जो रेडिएशन है ये हमें वॉयलेट कलर की रेडिएशन जो है वो नज़र आएंगी। तो इस एनर्जी डिफरेंस से हम बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन विजिबल रीजन में सिर्फ यही 4 वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो हैं वो एमिट होंगी, और इस वजह से हमें सिर्फ यही जो है वो 4 कलर नज़र आ रहे होते हैं हाइड्रोजन के केस में। तो यहाँ पे अगर हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को समराइज़ करें तो जो की पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे वो ये कि ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, यानी वो फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड कि वो एक फ़िक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज़ क्वांटाइज्ड कि एक स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड वेलोसिटी के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। देन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी पोजीशन क्वांटाइज्ड है कि आप लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। देन रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज़ क्वांटाइज्ड कि एक जो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है, ये एक डेफिनेट वैल्यू है, और हर एक ऑर्बिट की एक डेफिनेट क्वांटाइज्ड वैल्यू है। तो इन तमाम क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ की बेस पे हम जो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल है इसको क्वांटाइज्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। ये थे कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के, जो कि एक एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन इस बोहर के मॉडल की जो है वो कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स भी हैं, और वो क्या हैं कि ये यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, पॉली इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह बोहर का एटॉमिक मॉडल ये चीज़ एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड अगर ऑर्बिट कर रहे हैं तो वो कैसे ऑर्बिट कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। देन ये मॉडल जो है वो पार्टिकल की जो एक नेचर होती है जिसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि वेव और पार्टिकल नेचर जो है सब्सटेंसेस की, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। देन इसकी लिमिटेशन में एक चीज़ आती है कि इट डजंट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो इट मीन्स कि ये वो कुछ पॉइंट्स है जिन्होंने
क्वेश्चन किया बोहर के एटॉमिक मॉडल को कि यहाँ पे लिमिटाइज हो रहा है। इट मीन्स कि बोहर एटॉमिक मॉडल से भी ज़्यादा हमें एक एक्यूरेट मॉडल चाहिए जो कि एटम की कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करे। तो वो मॉडल क्या है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।